हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल खंडेलकर एकेडमी में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 7 अशोक के बारे में। अशोक एक ऐसा अनोखा सम्राट था जिसने युद्ध का त्याग किया। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक बातें हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, या आप नोट्स बना रहे हो तो उन्हें नोट भी कर सकते हैं। तो इसके पहले हम नंदवंश के बारे में पढ़ लेते हैं कि नंदवंश क्या था, क्योंकि अगर हमें बेसिक पता होगा तभी जाके हमें आगे के कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे। तो आइए पढ़ते हैं हम नंदवंश के बारे में कि नंदवंश का समय कब से कब तक चला। तो नंदवंश का जो समय था, यह समय 363 ईसा पूर्व से 342 ईसा पूर्व तक इसका समय चला। अब याद रखेंगे, इसका जो समय है 363 ईसा पूर्व से 342 ईसा पूर्व तक चला। नंदवंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था नंद। आप नंद भी कह सकते हैं या नंदीवर्धन। ठीक है, आप याद रखेंगे नंद या नंदीवर्धन। ठीक है, इन्हें पुराणों में उग्रसेन भी कहा गया। वैसे तो यह साहसी महत्वाकांक्षी साम्राज्यवादी सम्राट था, लेकिन नंदवंश में कुछ ऐसे भी शासक हुए जो लोगों की भलाई के लिए सोचते थे, लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करते थे, या लोगों के प्रमुख नहीं हो पाए, पसंदीदा नहीं हो पाए। नंदवंश के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि नंदवंश के शासनकाल के समय ही सिकंदर ने आक्रमण किया था। सिकंदर जो मकदूनिया अर्थात ग्रीस का शासक था, उसका जो उद्देश्य था वो था कि विश्व विजय करना चाहता था, विश्व को विजय करना चाहता था, वो जीतना चाहता था। ठीक है, तो उसने क्या, इसी उद्देश्य से भारत की पश्चिमोत्तर की जो बीच की सीमा होती है, पश्चिमोत्तर की सीमा, उसमें सिंधु नदी के पार उसने भारत पर आक्रमण किया। यह आक्रमण आप याद रखेंगे, यह आक्रमण 326 ईसा पूर्व, आप याद रखेंगे 326 ईसा पूर्व में पंजाब के कुछ भागों में आक्रमण किया और उस पर विजय भी प्राप्त की। विजय प्राप्त करने के बाद क्या किया, उसे पता चला, उनके सैनिकों को पता चला कि नंदवंश के जो सम्राट हैं बहुत शक्तिशाली हैं, है ना। नंदवंश के जो शासक शक्तिशाली होने के कारण सैनिकों ने इनकार कर दिया कि हम इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसके कारण से व्यास नदी के तट से ही सिकंदर वापस लौट गया। लेकिन हाँ, जिन क्षेत्रों को उसने जीता था उस क्षेत्र के लिए उसने अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिए और वहाँ से चले गए। कौन? सिकंदर। ठीक है, ये तो सिकंदर की बात हुई। नंदवंश की सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी थी कि जो उग्रसेन जिन्हें कहा गया है ना, उन्हें महापद्म नंद भी कहा जाता है नंदवंश को, क्योंकि इनके राजकोष में अपार धनराशि होने के कारण से महापद्म नंद की उपाधि भी मिली। यह क्वेश्चन आ चुका है, आप इसे अच्छे से नोट करेंगे और इसे समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चैप्टर में हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे कि चैप्टर में क्या चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। देखिए, शेरों के चित्र, रुपया, पैसा दिखते हैं। देखिए यहाँ पर एक लंबा इतिहास है इसके पीछे। इन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया। सारनाथ उसमें से एक है ना। आप याद रखेंगे सारनाथ के बारे में कि जो सारनाथ है ये लगभग हमारी आज़ादी के बाद 1947 के बाद इसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया, है ना। अशोक के जो स्तंभ सारनाथ है, इसमें 4 सिंहों वाली आकृति है। वैसे तो सामने से 3 ही सिंह दिखते हैं, लेकिन इसके पीछे और एक आकृति है जो हमें दिखाई नहीं देती सिंह की। ठीक है, इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर जैसे ही कई प्रकार के स्तंभ पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए, मतलब कई प्रकार के स्तंभ और पत्थरों पर उत्कीर्ण अभिलेख बनाए गए। यह भी समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा गया। देखिए, राज्य को साम्राज्य कब कहा जाता है? जब राज्यों का विस्तार होने लगता है तो उन्हें साम्राज्य की संज्ञा दी जाती है। राज्य का राजा होता है और साम्राज्य का सम्राट होता है। आप इसे याद रखेंगे, ये बहुत बेसिक बातें हैं। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति थे, उन्होंने चंद्रगुप्त की सहायता की। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताबों में मिलते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखिए, यहाँ तक हमने बातों को समझे कि जो पुस्तक में लिखा गया है, जो बुक में दिया गया है, हम कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से मौर्य वंश की नींव रखी गई, किस प्रकार से मौर्य वंश की स्थापना हुई।
तो हम कुछ बेसिक बातें जो मौर्य वंश की स्थापना से संबंधित है हम उन्हें समझ लेते हैं। अब ध्यान देंगे कि मौर्य वंश की जो स्थापना है कब और कैसे की गई थी। तो जो जिस प्रकार से जनपद, महाजनपद और मगध साम्राज्य का समय उत्कृष्ट यानी उत्कर्ष पर पहुंचते जा रहा था, ऊंचाइयों पर पहुंचते जा रहा था, कई प्रकार के परिवर्तन होते जा रहे थे। ठीक है, उसी समय सिकंदर ने कई देशों को जीतकर अपना साम्राज्य का विस्तृत किया। ठीक है, उसी समय नंद वंश के शासक महापद्म नंद का शासन भी था। अपार संपत्ति थी और वह शक्तिशाली भी राज्य माना भी जाता था। परंतु नंद राजा क्रूर शासक था, वह जनता का लोकप्रिय बिल्कुल भी नहीं था। तो नंद राजा ने सत्ता छीनने का कार्य, नंद राजा थे, उनसे सत्ता छीनने का कार्य चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। देखते हैं किस प्रकार से किया, ध्यान देंगे आप। चंद्रगुप्त की सहायता के लिए कौन थे? चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, ये थे उनके सहयोग के लिए। ठीक है, उन्होंने नंद राजा को गद्दी से हटाने के लिए कई प्रकार की योजनाएं बनाई। क्या योजना बनाई कि सिकंदर के वापस लौट जाने के बाद, ये तो चला गया सिकंदर, अब सिकंदर तो चला गया, सिकंदर के जाने के बाद कौन सी नदी के तट से गया? व्यास नदी के तट से वापस गया। कौन सी नदी के क्षेत्र को जीता उसने? सिंधु नदी के क्षेत्र को जीता। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो क्या हुआ, सिकंदर जब वापस लौट गया तो चंद्रगुप्त ने क्या किया, पंजाब में जो असंतुष्ट जाति थी उनको संगठित किया और यूनानियों को भारत से खदेड़ दिया और पूरे पंजाब पर अपना अधिकार कर लिया। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, नंद वंश का तख्ता पलटकर 322, याद रखेंगे 322 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना या मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और इसे अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया, जो बिहार में स्थित वर्तमान की पटना है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। वंश के बारे में कुछ जानकारी यहाँ पे दी हुई है कि वंश होता क्या है। ठीक है, वंश जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक सत्ता बनाते हैं या सत्ता में राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। ठीक है, मौर्य वंश में 3 प्रमुख राजा हुए, चंद्रगुप्त, उनका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, वो भी देख लेते हैं कि हमने चंद्रगुप्त के मौर्य के बारे में तो जान लिए थोड़ा बहुत, लेकिन बिंदुसार के बारे में भी जान लेते हैं। उसके बाद हम सम्राट अशोक और उनका हृदय परिवर्तन, उसके बारे में भी जानेंगे। तो हम चंद्रगुप्त मौर्य की कुछ प्रमुख बातें हैं उनको समझ लेते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर द्वारा जो सिंधु और अफगानिस्तान का जो क्षेत्र था उस पर क्या की, अपनी विजय हासिल की, उनको जीता। और जीतने के बाद क्या हुआ, वहाँ पे जो नियुक्त प्रशासक था उसका नाम था सेल्यूकस। उस सेल्यूकस को हराया और से उस क्षेत्र को अपने क्षेत्र में क्या, राज्य में मिला लिया। चंद्रगुप्त से पराजित होने के बाद सेल्यूकस जो था उसने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करवाया और मेगास्थनीज को उज्जैन, है ना, या कहें तो उनकी पाटलिपुत्र जो उनके क्या थी, राजधानी थी, वहाँ पर राजदूत बनाकर भेजा। ठीक है, तो जब वहाँ पे मेगास्थनीज रह रहा था तो उसने इंडिका पुस्तक की रचना की और रचना करने के बाद उस पुस्तक में उस समय के समाज, उस समय की संस्कृति का वर्णन किया। ये इंपॉर्टेंट बात थी जो आपको पता है। इसके बाद बिंदुसार के बारे में जान लेते हैं। चंद्रगुप्त का पुत्र था बिंदुसार अपने पिता के द्वारा ही गद्दी पर बैठाया गया था। ऐसे तो कई राजा हमें आगे मिलेंगे, जानने को मिलेंगे कि उसने अपने पिता की हत्या की, तो पता चल रहा है इसके बेटे ने इसकी हत्या कर दी, पता चल रहा है उसके बेटे ने उसकी हत्या कर दी। एक दूसरे की हत्या कर देते हैं या चाचा को मार देते हैं और राज्य हड़प लेते हैं। ऐसे कई प्रकार के राजा वगैरह या शासक हमें आगे देखने मिलेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अपने पिता द्वारा ही गद्दी पर बैठा गया था, कौन? बिंदुसार। ठीक है, आप याद रखेंगे बिंदुसार। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम दिनों में जैन मुनि हो गए। देखिए, जैन धर्म के अनुयायी हो गए कौन? चंद्रगुप्त। आप याद रखेंगे, जैन धर्म के अनुयायी हो गए चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, उसके बाद बिंदुसार ने मैसूर तक अपने राज्य का विस्तार किया। कलिंग और सुदूर दक्षिण, देख सकते हैं कलिंग उड़ीसा का जो क्षेत्र है, आप याद रखेंगे उड़ीसा का कुछ क्षेत्र है कलिंग। ये कलिंग का कुछ क्षेत्र को छोड़कर दूर दक्षिण के कुछ क्षेत्र जो थे इनको छोड़कर
बाकी पूरे संपूर्ण भारत पर इनका ही साम्राज्य, इनके ही राज्य फैले हुए थे। किनके? चंद्रगुप्त मौर्य का। देखिए, दक्षिण भारत में क्या थी कि इनकी मित्रता थी। मित्रता होने के कारण इन्होंने दक्षिण क्षेत्र पर आक्रमण नहीं किया। लेकिन जो उड़ीसा या कहें तो जो कलिंग, जो उड़ीसा का एक भाग है ना, इस कलिंग में क्या हुआ, जो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ नहीं रहना चाहते थे, उनके साथ इनकी जमती नहीं थी, कहा जाए तो उनके साथ रहना पसंद नहीं किए। चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य वंशों के साथ रहना पसंद नहीं किए कलिंग के वासियों ने। ठीक है, तो इसलिए मौर्य ने उन पर आक्रमण करने का निश्चय किया या निर्णय लिया। यह काम चंद्रगुप्त के पौत्र अशोक ने किया। देखिए, कलिंग पर युद्ध करने के अब समय आ गया है। ठीक है, यहाँ तक हम इस बात को रोकते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें थी यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे कुछ बातें जो इम्पोर्टेंट है इसमें। जो जब मौर्य साम्राज्य के जो प्रमुख जो क्षेत्र थे, प्रमुख जो नगर थे, उनमें पाटलिपुत्र जो उनकी राजधानी थी, उज्जैन और तक्षशिला। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने वाले मार्ग था, आने जाने का मार्ग था। और दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत तथा दक्षिणी भारत आने जाने वाले रास्तों में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी और अधिकारी, शिल्पकार भी रहा करते थे। इसके बारे में कुछ जानकारी है। और कुछ किसानों के बारे में भी है कि किसान पशुपालक गांव में बसे हुए थे, जो इम्पोर्टेंट तो है नहीं, लेकिन अगर वहाँ के समाज का वर्णन किया जाए तो यह भी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि मेंस में हमको बहुत हेल्प करता है। उस समय के जो फल फूल संग्राहक, जानवरों का शिकार, है ना, जीविका या साम्राज्य के जो अलग अलग इलाकों में भिन्न भिन्न लोग रहते थे, यानी कि विविधताएं भी उस समय पाई जाती थी। अब देख सकते हैं, जहाँ जहाँ ये बिंदु दिख रहे हैं आपको, जहाँ जहाँ ये बिंदु दिख रहे हैं आपको, है ना, ये वह क्षेत्र हैं जहाँ पर अशोक के शिलालेख या स्तंभलेख जो भी हैं, है ना, ये सब यहाँ पर प्राप्त हुए हैं हमें। आगे बढ़ते हैं। अब राज्य साम्राज्य से भिन्न कैसे होता है? देखिए, इसके प्रमुख जो दो बिंदु दिए गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझेंगे इन्हें। साम्राज्य जो होते हैं राज्य से बड़े होते हैं, उनकी रक्षाओं के लिए बड़ी बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है और सम्राटों को राजा की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। अब ज़्यादा संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है और बड़ी संख्या में इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की भी उन्हें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, साम्राज्य का प्रशासन समझते हैं कि उस समय का साम्राज्य का प्रशासन किस प्रकार से था। ठीक है, साम्राज्य के प्रशासन में हम देखेंगे कि वो जो साम्राज्य था बहुत बड़ा था और साथ ही साथ अलग अलग हिस्सों पर डिवाइड भी था, अलग अलग ढंग से शासन भी किया जाता था अलग अलग क्षेत्रों में। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों में सम्राट का सीधा नियंत्रण रहता था, वो आराम से कंट्रोल कर सकता था। इसका मतलब यह हुआ कि इलाके के गांव और शहरों के किसानों, पशुपालक, शिल्पकार, व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों को नियुक्त करता था। कर इकट्ठा करना बहुत इंपॉर्टेंट होता ताकि हम शासन को चला सकें, है ना, प्रशासन को चला सकें। राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, जो भी होता था राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उन्हें सजा भी देते थे। कई अधिकारियों वेतन भी दिया जाता था अधिकारियों को। संदेश वाहक भी होते थे जो एक स्थान से दूसरे स्थान को घुमा करते थे, तथा राजा के जासूस अधिकारी भी हुआ करते थे, है ना, जो अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखा करते थे। इन सब के ऊपर जो सम्राट था, जो राज परिवार या वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे छोटे प्रांत थे, जैसे तक्षशिला, उज्जैन, है ना, प्रांतीय राजधानियां जो शासन कहाँ पर, यहाँ पर राजा शासन किया करता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण भी रखा जाता था, क्योंकि पाटलिपुत्र अपनी राजधानी थी, किनकी? मौर्य साम्राज्य की। और अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल अर्थात गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात कही गई है, उसे समझ लेते हैं। यानी कि संसाधन कर भेंट के रूप में दिए जाते थे, ये भी एक बात है ना, क्योंकि कर लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था अपने प्रशासन को चलाने के लिए। अर्थशास्त्र में कुछ कहा गया है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। नजराना किसे कहा जाता है? नजराना कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना जो था अनियमित रूप से, जब भी संभव हो, जैसा भी हो, जितना सारा भी हो, इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से देते थे, मतलब स्वयं की इच्छा से देते थे। राजधानी में सम्राट
राजधानी में सम्राट वाले टॉपिक को पढ़ेंगे हम। यहाँ जो बातें कही गई है, यह बातें मेगस्थनीज के जो पुस्तक है ना इंडिका, है ना, उसमें कही हुई बातें हैं। जो सेल्यूकस निकटर का राजदूत था, कौन, मेगस्थनीज, उसकी बातें हैं। ठीक है। सम्राट का जनता के सामने अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है तथा उनके अंगरक्षक सोने और चांदी के अलंकृत हथियारों पर सवार रहते हैं। ठीक है। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं, यानी कि उस समय की जो सामाजिक स्थिति थी या कहें तो समाज की जानकारी थी, उनके बारे में ही यहाँ पर बताया गया है। आप वीडियो को पुश कर कर देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। ठीक है। आइए, यह उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है वैसे, वन टाइप या कहें तो ऑब्जेक्टिव टाइप में, बाय द वे या मेंस या कहें तो स्टेट पीएससी यूपीएससी किसी भी एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प हो सकती है मेंस में लिखने के लिए। ठीक है। आइए आगे हम बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र के बारे में कुछ जानकारी है, उसे भी समझ लेते हैं। ये एक विशाल और खूबसूरत नगर भी था और यहाँ पे प्राचीर से घिरा हुआ था। प्राचीर, विशाल प्राचीर जो आसपास घेरे हुए रहता है, बड़ी बड़ी दीवारों वाला, जिसमें 570 बुर्ज और 64 जो था द्वार हैं। 2 और 3 मंजिले वाले घर हैं, लकड़ी कच्ची ईंट से बने हुए हैं। ठीक है, जो घर थे वो। राजा का महल भी काठ से बना हुआ रहता है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरे से घिरा है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे अशोक एक अनोखे सम्राट के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है, या इसमें से जब भी क्वेश्चन पूछेगा हिस्ट्री में से, तो इनमें से एक ना एक क्वेश्चन ज़्यादातर देखने मिलता ही है। या कहें तो जब भी बात आती है हमारे प्राचीन भारत की, तो यह क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है कि अशोक एक अनोखे सम्राट के बारे में जिसका हृदय परिवर्तन हुआ। तो आइए इस टॉपिक को बहुत डिटेल से पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। हम देखेंगे कि अशोक एक अनोखा सम्राट कैसे बना, क्योंकि अशोक ने ही क्या हुआ कि युद्ध का त्याग किया। इस ये एक ऐसा प्रसिद्ध शासक था, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध शासक था, है ना, जिसने सबसे पहले क्या किया, अभिलेखों के माध्यम से लोगों तक अपने संदेश को पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा या कहे तो ब्राह्मणी लिपि भाषा में। देखिए, मैंने आपको पहले वाले चैप्टर में भी मैंने कवर करवाया है आपको, और अब भी कवर करवा देता हूँ। आप याद रखेंगे कि भारत में ब्राह्मणी लिपि प्राकृत भाषा में चल रही थी, पाकिस्तान में प्राकृत भाषा खरोष्टी लिपि की थी, और अरेमाइक लिपि अफगानिस्तान की प्राकृत भाषा में थी। आप याद रखेंगे इसे। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे अशोक के कलिंग युद्ध के बारे में, कि अशोक का कलिंग युद्ध किस प्रकार से हुआ, है ना, कब हुआ, कैसे हुआ, यह हम देखेंगे। तो आइए पढ़ते हैं आप अशोक के कलिंग युद्ध के बारे में कि यह युद्ध कब लड़ा गया। अशोक का जो कलिंग युद्ध था, ठीक है, यह युद्ध 262, आप याद रखेंगे 262 से 261 के करीब ईसा पूर्व में, आप याद रखेंगे ईसा पूर्व की बात है ये। 261 से 200 या 262 से 261 ईसा पूर्व के मध्य कलिंग का युद्ध लड़ा गया, अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया। ठीक है, आप याद रखेंगे। यह युद्ध जब लड़ा गया, ठीक है, उस समय की बातें हैं कि अशोक ने कलिंग राज्य को जीतने की, अपने साम्राज्य में मिलाने की क्या किया, निश्चय लिया कि बस अब से मिलाया जाए अपने राज्य में। तो अपने राज्याभिषेक से 8 वर्ष बाद की बात है, 8 वर्ष में ही कलिंग पर विजय प्राप्त की। युद्ध में दोनों सेनाओं को बहुत ज़्यादा भारी नुकसान हुआ था, बहुत ज़्यादा। ठीक है, युद्ध किए उन लोगों ने, तो युद्ध जनित हिंसा, खून खराबा को देखकर युद्ध से वितृष्णा हो गई। किन्हें? अशोक को। ठीक है, उन्होंने निर्णय लिया कि वो भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। आप याद रखेंगे, अशोक के जो शासन था, अपने शासन में अशोक ने 30 साल के शासन में अशोक ने एक भी युद्ध नहीं लड़ा। कलिंग युद्ध के बाद एक भी युद्ध नहीं लड़ा। आप याद रखेंगे, 30 साल का शासन किया अशोक ने, तो 30 साल के शासन में कलिंग युद्ध के बाद उन्हें कभी युद्ध नहीं किए। आप इन्हें याद रखेंगे। ठीक है, अशोक के धर्म के बारे में जान लेते कि अशोक का धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अशोक का धर्म पूछा ही जाता है कि अशोक का धर्म या धर्म क्या है। जब युद्ध का त्याग किए अशोक ने, ठीक है, आप याद रखेंगे, जब युद्ध का त्याग करके ने अशोक ने, तो उन्हें एक त्याग करने के बाद धर्म विजय का मार्ग अपनाया। आप याद रखेंगे। ठीक है, जो धर्म है, धर्म का प्राकृत रूप धम्म कहलाता है, आप इसे भी ध्यान रखेंगे।
अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अर्थात किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें लगता है जैसे कि पिता अपने बच्चों को अच्छे से व्यवहार से शिक्षा दें, अच्छे से व्यवहार की शिक्षा दें। उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को, है ना, निर्देश दें, वे बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित हों। देखिए, उनके जो दादा थे, अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य, वो जैन धर्म के अनुयायी बने अंतिम समय में, और अशोक अंतिम समय बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। आप याद रखेंगे, है ना, दोनों पौत्र और उनके दादा में कितना फ़र्क था, उनके धर्म में किस प्रकार से परिवर्तन आया। इसके अंतर्गत क्या होता था, ऐसी कई समस्याएं थी जिनमें संवेदनाएं थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग भी रहा करते थे, विविधताएं भी पाई जाती थी, और साथ ही साथ कई बार क्या टकराव भी पैदा होता था धर्म को लेकर। कई जानवर की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार दुर्व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार में पड़ोसियों, है ना, आसपास के जो पड़ोसियों के बीच में झगड़े भी होते थे। अशोक ने यह महसूस किया इन समस्याओं के निदान करना उनका कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने धम्म महामात्य नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धर्म की शिक्षा देते थे। ठीक है। इसके अतिरिक्त ऐसी अशोक ने कई स्थानों पर शिलाओं पर स्तंभ खुदवाए, है ना। अधिकारियों का वहाँ पर क्या करते थे अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद नहीं पढ़ सकते। अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में दूत भेजे। आप याद रखेंगे, है ना। श्रीलंका में उसने धर्म प्रचार के लिए किनको भेजा? अपने पुत्र महेंद्र और उनकी पुत्री संघमित्रा को भेजा, ताकि श्रीलंका के जो राजा थे वो बौद्ध धर्म को स्वीकार कर ले, है ना। इसी प्रकार से उन्होंने क्या किया, बाकी देशों में अपने दूत को भेजते गए। तो अपना लास्ट जो टॉपिक रह गया है वो अन्यत्र में देख सकते हैं कि जब भारत में मौर्य साम्राज्य चल रहा था, मौर्य वंश चल रहा था, तो उसी समय की बात है, उससे लगभग 100 वर्ष की बात है, लगभग आज से 2400 वर्ष पहले की बात है। लगभग 2300 वर्ष पहले क्या था, अपना मौर्य वंश था, लेकिन 2400 वर्ष पहले क्या था, है ना, यह था चीन की बात थी। चीन के सम्राटों ने चीन की दीवार निर्माण शुरू किया। इसको बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। ठीक है। अगले 200 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण किया गया। अब देखेंगे 200 वर्षों तक यह दीवार का निर्माण चलता रहा, क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलते रहती थी समय समय पर, कभी यहाँ कभी वहाँ, इस प्रकार से बदलते रहती थी। और बदलने के कारण क्या हुआ कि यह दीवार थोड़ा समय लग गया, है ना। लगभग 6400 किलोमीटर लंबी दीवार है। आप याद रखेंगे, चीन की दीवार, है ना, 6400 किलोमीटर लंबी दीवार है, तथा पत्थर और ईंट से बनी हुई है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है और लगभग 100 से 200 मीटर दूरी पर क्या बनाया गया है, बुर्ज बनाए गए हैं, ताकि वहाँ पर निगरानी की जा सके। ठीक है। आपको आज का सेशन कैसा लगा, आज का चैप्टर आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल से जुड़िए, ताकि आपको नए नए वीडियो जो हमारे चैनल के हैं आपको समय पर मिल सकें। धन्यवाद।